My name is Sudarshan Babele, Assistant Professor, Department of Management. Today I am going to deliver lecture on marketing mix. Meaning of marketing mix. Marketing mix क्या है? Marketing mix क्या है इसके बारे में हम देखेंगे. The term marketing mix is a foundation model for business historically centered around product, price, place and promotion. तो marketing mix जो है यही कोर है मार्केटिंग का, यही कोर है, ये फाउंडेशन है. इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर ही मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट बना है. द मार्केटिंग मिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म्स यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट. तो यही काम करते हैं मार्केटिंग के टूल्स का. क्यों? ये इनके इंग्रेडिएंट्स भी हैं, इनके बेसिक्स भी हैं, इनके फाउंडेशंस भी हैं. इन्हीं सब से मिलके मार्केटिंग बनेगी, मार्केटिंग से फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट बनेगा. तो ये टूल्स का काम कब करते हैं? स्पेशली जब हम कोई नया बिजनेस प्लान करते हैं, नया बिजनेस फॉर्मुलेट करते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, तब ये टूल्स का काम करते हैं. इसके साथ साथ ये टूल्स का काम तब भी करते हैं जब हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई एंटरप्राइजेज में कोई मार्केटिंग से रिलेटेड इशू आता है, तब ये काम करते हैं टूल्स का. एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ये इनको 4 P's भी बोलते हैं क्योंकि ये P से ही चालू होते हैं. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. इनको एलिमेंट्स बोलेंगे, इनको बेसिक्स भी बोल सकते हैं. यही चारों कंपोनेंट 1960 से चल रहे हैं और आज भी इन्हीं पे वर्क होता है. मार्केटिंग मिक्स फॉर सक्सेस. अल्टीमेटली किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एंटरप्राइजेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा? सक्सेस के लिए होगा, कोई भी फेल्योर के लिए तो जाएगा नहीं. तो सक्सेस जो हमें अचीव करना है, हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं. जो सक्सेस अचीव होगी वो कैसे होगी? उसमें मार्केटिंग मिक्स का मेजर रोल है. तो द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय एंटरप्राइजेस मार्केटिंग मैनेजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ ए कंपनीज मार्केटिंग. तो ये किसके द्वारा होगा? मार्केटिंग मैनेजर्स के द्वारा होगा, कंपनी के मैनेजर्स के द्वारा होगा. और द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अरेंजमेंट मतलब जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है, जो अप्रोप्रिएट सिस्टम है उससे चलेंगे. इनका भी एक इनका सेट है. तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिर उनके भी अपने अपने मिक्स हैं. तो उन सब के अपने अपने मिक्स भी जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उस हिसाब से हम देखेंगे. या जिसको हमें छोड़ना है तो हम छोड़ भी सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं वही चलेंगे. जो छोड़ सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो उनको छोड़ते भी हैं. जैसे हम आगे देखेंगे कि आप अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कमज़ोर हो जाता है. तो बात आती है सक्सेस की. तो सक्सेस कैसे होगी? डेवलप स्ट्रेंथ एंड अवॉइड वीकनेस. किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि डेवलप स्ट्रेंथ एंड अवॉइड वीकनेस. तो मार्केटिंग कंसर्न देखेंगे इसमें. स्ट्रेंथ, द कम्पिटिटिवनेस. जो अभी करंट एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें कंपटीशन है, कटथ्रोट कंपटीशन है. तो कम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? मार्केटिंग मिक्स की. और इन्हीं पे ही अध्ययन होता है, इन्हीं पे स्टडी होती है, इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं. इंश्योर द इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज वर्क क्लोजली टुगेदर. अब इसके साथ साथ इसका कोऑर्डिनेशन भी देखना जरूरी है. अब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर आगे कैसे बात बनेगी? फोकस. हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच की कि मार्केटिंग मिक्स का कौन लोग इस पे काम करते हैं, कौन फोकस करते हैं. तो हु फोकसेस ऑन मार्केटिंग मिक्स? भाई कौन स्टडी करेगा, कौन ध्यान देगा इस पे? तो स्टूडेंट्स. सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो मार्केटिंग मिक्स देखते हैं. फिर इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से है. क्यों? अगर वो मार्केट में आना चाहती है या उस फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद वह नया बिजनेस करना चाहती है, इसके साथ साथ उसके बिजनेस में कोई इशू आ रहा है या कहीं उसको एडवांसमेंट करना है, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, कोई नया प्रोडक्ट निकालना है, तो इस केस में क्या होगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ ही करेगा. वहाँ कम लोग होंगे, वहाँ अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, और डिपार्टमेंट नहीं होगा, अलग से कोई पर्सन नहीं होता. तो हो सकता है वहाँ जो लोग हों, जो मैनेजमेंट हो वहाँ का, वही मिल के करे, अलग से उसमें कोई डिवीज़न शायद ना हो. ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस या आपके स्टार्टअप्स के लिए भी बोल सकते हैं, जो आजकल चल रहा है. अब दूसरी बात आती है R&D टीम. जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें R&D टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. इनका स्पेशली काम यही होता है. तो जो
प्रोडक्ट के कंसेप्ट में काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के कंसेप्ट में काम करेंगे या और कोई कंसेप्ट में काम करेंगे, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन R&D टीम भी रखती हैं। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कम मात्रा में हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, बट वो करते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कई बार लाइक यूनिवर्सिटी और एनी मैनेजमेंट स्कूल्स, बी स्कूल्स, कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन को कोई समस्या फेस करता है और ऑर्गेनाइजेशन कोई समस्या फेस करती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये कंसल्टिंग के लिए अपनी समस्या के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। किसके पास में? यूनिवर्सिटीज़ के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए जाते हैं। तब इन्हीं 4P की बात ही आती है। बाद में एडवांस में कुछ भी आगे बात हो, कोई भी बात आगे बढ़े, बट स्टार्टिंग जो होगी वो 4P से ही होगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स जो होती हैं उनका स्पेशली काम होता है, जैसे स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग होती है। तो स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग होती है वो 4Ps के लिए ही होती है और इनका स्पेशलाइजेशन होता है ये नए बिजनेस को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू बिजनेस, और इसके साथ साथ बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की समस्याओं के लिए वर्क करते हैं। बट ये जो है ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज या बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये काम नहीं करते हैं क्योंकि इनके चार्जेस और इनका वर्किंग सिस्टम अलग ही होता है, बिल्कुल अपडेटेड है। और मतलब ये लाइन पूरी है जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग है या बुटीक कंसल्टिंग है, ये पूरा 4Ps का ही खेल है। जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो बुटीक कंसल्टिंग फर्म क्या है? ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में सारी चीज़ों पे काम होगा। आपके सारी स्ट्रेटजी पे भी काम हो सकता है, अकाउंट्स पे भी काम हो सकता है, और भी टेक्नोलॉजी पे भी काम हो सकता है। बट जो बुटीक कंसल्टिंग फर्म है ये स्पेशली एक टारगेट या ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं कि भाई हमें इस पे काम करना है, हमें पर्टिकुलर काम, मान लो स्ट्रेटजी पे काम करना है, हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या हमें सेल्स प्रमोशन पे काम करना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, स्टार्टअप्स पे काम करना है। बट उन सब में भी क्या होगा? 4Ps की बात आएगी। इसके बाद आते हैं कुछ इंडिविजुअल रिसर्चर्स होते हैं, चाहे वो PhD स्कॉलर हो या अलग से रिसर्चर हो, तो रिसर्च स्कॉलर्स भी इस पर काम करते हैं। तो इनका फोकस हो गया नीड एंड बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केटिंग मिक्स की ज़रूरत क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या बेनिफिट है, ये सब। टू फॉर्मुलेट ए न्यू बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई नया बिजनेस फॉर्मुलेट करना होता है, बिजनेस प्लान बनाना होता है, तब ये होता है एक प्रैक्टिकल, ये सब प्रैक्टिकल बात आती है। जैसे तो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं हम कि जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका MD CEO है, या वो चाह रहे हैं कि हमें नए प्रोडक्ट में आना है, नए बिजनेस में आना है, नए प्रोडक्ट में डील करना है, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करते हैं, वो अपना काम तो करते ही, इसके साथ साथ जो डिजाइनिंग है उन्हीं मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स जो है उन्हीं के साथ उनको डिजाइनिंग देते हैं या उनको बताते हैं कि हमें इस टाइप की प्रोडक्ट में डील करना है, हम इस टाइप का बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म एडवाइजरी का रोल करते हुए अपनी रिपोर्ट देती हैं कंपनीज को, और कंपनी उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन का काम कंपनी का होगा और फॉर्मुलेशन का काम मैनेजमेंट कंसल्टिंग का फर्म का होगा, जब एक नया बिजनेस रन करेगा, स्पेशली जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ फर्म। ऑब्वियसली जब हम मार्केटिंग मिक्स देखेंगे, सारा खल प्रोडक्ट का है या और सारी चीज़ों का, प्रोडक्ट के साथ साथ सारी चीज़ों का, तो मार्केटिंग के थ्रू जो हम इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, इवन रेवेन्यू जनरेशन भी मार्केटिंग के थ्रू आता है, तो क्या होगा? इनकी इफिशियंसी ऑफ फर्म हो जाएगी। टू इंक्रीज प्रॉफिट, हम प्राइस पे भी खेलते हैं, तो प्राइस भी इसी के अंडर है। तो कैसे हम ब्रेक इवन निकालें, कैसे हम उसको इस लेवल पे ले जाएं कि भाई प्राइस भी ठीक रहे और उसका मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन हो जाए, रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट हो जाए, हम उस टाइप की प्राइस रखते हैं। कोशिश यह रहती है जनरल कॉन्सेप्ट में। अब कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट है तो प्राइसिंग का भी अलग अलग सिस्टम है। टू बिकम मोर कम्पिटिटिव, जो करंट एनवायरनमेंट है वो कंपटीशन का है। 2-3 साल में आपका प्रोडक्ट आपको चेंज करना पड़ता है, उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ता है, कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, इस टाइप की बातें आती हैं। या कोई भी प्राइस हम शुरुआत में ज़्यादा लेके चलते हैं, फिर हमें कम करनी पड़ती है, या कम लेके चलते हैं ज़्यादा, तो ये सब क्या है? कंपटीशन है। अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, तो जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किससे होंगे? 4Ps से होंगे। इन सब चीज़ों को हम बात ही कर रहे हैं। टू अपडेटिंग और अपग्रेडिंग द बिजनेस। कई बार क्या होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो हमारे करंट सिनेरियो के नहीं है, के हिसाब से नहीं है, हम कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि कुछ नया आ रहा है। जैसे हम टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो टेक्निकल
या अभी हम पिछले सालों में देखेंगे, कोविड का दौर देखें तो वहाँ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वो अपना पुराना प्लेटफॉर्म तो यूज कर ही रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमने अपडेट किया या अपना अपडेट किया बिजनेस को टू मीट द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बात यहाँ भी हुई है। तो जो एनवायरनमेंट चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, 6 महीने बाद क्या होगा या 2-3 साल बाद क्या होगा, एनवायरनमेंट को भी देखना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये सब चीज़ें होंगी कैसे, 4 चीज़ें होंगी। जैसे प्रोडक्ट देखेंगे, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कपड़ों का बाजार है, कपड़ा है हमारा प्रोडक्ट, क्लॉथ्स में डील करते हैं, तो क्लॉथ्स वाले केस में हम क्या करेंगे, तो हमें देखना, ट्रेंड भी तो देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, क्या है। प्रोडक्ट, हम आते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट जो है कोर इंग्रेडिएंट्स है, इसका मेन बेसिस है। प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या बेचेंगे, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट रिफर्स टू एन आइटम दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड्स और वांट्स। प्रोडक्ट क्या है, जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सके, उसकी इच्छा या उसकी आवश्यकता को फुलफिल करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। जब फुलफिल करेगा तब सेटिस्फैक्शन होगा। प्रोडक्ट इज द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विदाउट ए प्रोडक्ट देयर इज नथिंग प्राइस प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट। अब प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है कि प्रोडक्ट के बाद ही प्राइस प्लेस और प्रमोशन की बात आएगी। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम क्या बेचेंगे। तो ऐसा तो होता, कोई भी बिजनेस कंसर्न होगा, कोई भी फर्म होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सबसे पहले प्रोडक्ट पे ही काम करेगी, बिना प्रोडक्ट के कोई करेगा नहीं। क्यों, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट बेचने से आएगा। प्रोडक्ट इज द व्हीकल थ्रू विच कंपनीज प्रोवाइड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इट रिप्रेजेंट्स बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशन टू द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी। देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशन टू कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी। कैसे, एक व्हीकल का एग्जाम्पल लेते हैं, 2 व्हीलर के ले लेते हैं या 4 व्हीलर का ले लेते हैं। तो 2 व्हीलर के केस में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, या माइलेज से लेके कहीं गेयर, कहीं कुछ, या लोग सारी चीज़ें आगे डिटेल में देखें, या 4 व्हीलर में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशन कोई एक चीज़ नहीं है। आज की डेट में जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशन ही है। क्या हम सोचे हम एक ही चीज़ दे दी कि भाई मान लीजिए वो जो पुराने टाइम पे कारें चलती थी उनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, वो अब नहीं है। वहाँ भी एक्सपेक्टेशन थे बंडल ऑफ, बट अब बढ़ गए हैं। Consumers and society. Marketing managers are required to take crucial decision regarding the product of the company so that it will accepted by the target market. जिस टारगेट मार्केट पे हमारा फोकस है, मार्केट तो सारा है बट को टारगेट मार्केट होगा जिस पे हम फोकस करते हैं वो टारगेट मार्केट है। पर उसके मामले में हमें एक एक चीज़ों का, जो कई बार हम देखते हैं, हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें लगता है कि नहीं हमने तो लिया है, सामान्य सी चीज़ें, हर एक चीज़ पे एक बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। अब उसमें से कौन सा ऑप्शंस जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर रहा है, तो उसके लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर का पता होना चाहिए। वो सब इसी से आगे आएगा। प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फिजिकल फॉर्म्स। प्रोडक्ट में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखो, या तो प्रोडक्ट टेंजिबल होगा जो दिखाई दे रहा है, जिसको छू सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल जिसको छू भी नहीं सकते, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो टेंजिबल प्रोडक्ट जैसे ये मार्कर आप चाहें तो मैं छू सकता हूँ, ये भी बिकता है। इसके बाद इनटेंजिबल में कोई सर्विसेज है, आइडियाज़ है, एक्सपीरियंस है, तो कोई भी सर्विसेज आ जाती है। मान लीजिए डॉक्टर की सर्विस हो गई है, या कोई बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, कोई एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो प्रोडक्ट जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट का, वो 2 पार्ट्स में है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इसमें गुड्स और सर्विस में ही ये आइडियाज़ और एक्सपीरियंस सर्विस में ही काउंट कर लिए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। कुछ बीच में एक और कैटेगरी निकाली गई थी, उसमें मैंने गुड्स, सर्विस और सॉफ्टवेयर रखे थे, पर वो ज़्यादा उस पर कोई बात हुई नहीं, या मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो चला नहीं। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो है गुड्स, सर्विस, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेस, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़। तो वहाँ हम पढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विस 2 फॉर्म। यहाँ देखते हैं हम कि प्रोडक्ट और भी कई तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। फिलिप कोटलर के अनुसार
और भी आगे डिवीज़न है जो वो गुड्स है, सर्विस है, कोई एक्सपीरियंस, कोई व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस दे सकता है। इसके बाद इवेंट्स भी बेचे जाते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इसके बाद पर्सन्स, जैसे कोई सेलिब्रिटी होती है या सेलिब्रिटी होती है, उसकी हमें कोई सेवाएं चाहिए तो उसके लिए हम पैसे देते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो या कोई इवेंट हो। इसके अलावा प्लेस, जैसे टूरिस्ट प्लेस वगैरह हैं, ये सब हैं प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, उसके हम टिकट देते हैं, एक प्राइस देते हैं। प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ कॉमर्शियल भी हो सकती है, रेसिडेंशियल भी हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो तो उसका मार्केट कम है। ऑर्गेनाइजेशंस, कोई ऐसे भी लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इसके बाद उनकी उनमें डीलिंग भी होती है। कुछ लोगों के इस टाइप का बिजनेस भी है। इन्फॉर्मेशन का तो ज़माना ही है, जो आईटी का जमा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आइडियाज़ फॉर स्टार्टअप, आइडियाज़ फॉर समथिंग न्यू, इन सारी चीज़ों में डील होता है। तो ये आज के हिसाब से प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन है। देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि जब प्रोडक्ट डिजाइन होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो कैसे, सबसे पहले उसके कोर बेनिफिट्स पर ध्यान दिया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसके कोर बेनिफिट्स, जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्या वो फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रोडक्ट कौन सी डिमांड फुलफिल करने के लिए बना है, उसका प्राइमरी कंसर्न क्या है, तो वो तो ज़रूरी है ही। फिर इसके बाद जो और उस पर एड ऑन करते हैं वो है एक्चुअल प्रोडक्ट के लिए, उसमें फीचर्स क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, पैकेजिंग अच्छी रखेंगे, क्वालिटी लेवल अच्छा रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, तो हम उसको अच्छे से मार्केट कर पाएंगे। इसके बाद फिर डिलीवरी एंड थर्ड जो वो है, थर्ड स्टेज है, वो डिलीवरी एंड क्रेडिट देखेंगे। इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं क्या, जिसमें जहाँ एप्लीकेबल होगा। इसके बाद वारंटी, कंपटीशन में वारंटी भी बहुत मायने रखती है। आफ्टर सेल सर्विस, जैसे आफ्टर सेल सर्विस मोटर व्हीकल का मार्केट है, उसमें आफ्टर सेल सर्विस की बड़ी वैल्यू है। या आपके जो लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल हैं, इसमें भी मायने रखता है। प्रोडक्ट की कवरेज है, क्या क्या कवर करता है, या प्रोडक्ट की स्टडी करते समय, प्रोडक्ट को देखते समय हमें मेजरली क्या देखना है, किसके लिए, वेदर नया बिजनेस के लिए, या बिजनेस में कोई समस्या है, कोई इशू है, या हम कोई इंक्रीज करना चाहते, जो हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट की साइज़ क्या होगी, शेप क्या होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर का क्या होगा, परफॉर्मेंस क्वालिटी को क्या होगी, कन्फ्रेंस क्वालिटी, यहाँ परफॉर्मेंस भी आती है और कन्फर्मेंस भी आती है कि क्या ये जो हम दे रहे हैं वह सही है कि नहीं है। ड्यूरेबिलिटी, रिलायबल है किसके ऑब्जेक्ट से, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव। इसमें सब लगभग क्या सारे कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव ही मैच करेंगे हम। रिपेयरेबिलिटी, रिपेयर हो सकता है, जैसे मशीनरी वगैरह है, इसमें स्पेशली बात आती है। स्टाइल, डिजाइन, प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विसेज, वारंटी, एक्सेट्रा, ETC। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हम देखेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा, मार्केट में आएगा, तो इन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस, देखो प्राइस वही है जो हम पे करते हैं। प्राइस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कस्टमर पेज फॉर ए प्रोडक्ट। प्राइस क्या है, जो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। हम सब भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो जब हम जाते हैं मार्केट में, तो जो पेमेंट करते हैं वो प्राइस है। इसका हम प्रयोग भी करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। प्राइस रिफर्स टू द डिसीजन सराउंडिंग लिस्ट प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग, ये प्राइसिंग मेथड है। स्पेशल ऑफर प्राइसिंग, क्रेडिट पेमेंट, क्रेडिट टर्म्स। प्राइस रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट टू द कस्टमर टू एक्वायर द प्रोडक्ट एंड मे इन्वॉल्व बोथ monetary and psychological cost such as the time, efforts spent in acquisition. Distribution channel are taken into consideration that include the retailers, wholesalers, business to business retailers और wholesaler। तो प्राइस में सारी चीज़ें आएंगी, जो भी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो सारी चीज़ें हम प्राइस में कवर करके चलेंगे। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कॉस्ट प्लस बेनिफिट। अब कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट हमारी सारी चीज़ों की, प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, उसके बाद प्रोडक्ट की जितनी भी सारी कॉस्ट है वो आएगी, इसके बाद प्लेस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। कुछ
प्राइसिंग के भी कई मेथड होते हैं और कई फैक्टर्स होते हैं या स्ट्रेटजी भी होती हैं। बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है और बिजनेस टू B2B B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। प्राइस अलग अलग हो सकता है। प्राइस में आल्सो भी कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन फॉर गेटिंग ए सर्टेन प्रोडक्ट। उसकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कराता है प्राइस, वही है। प्राइस इज द ओनली वेरिएबल दैट इम्प्लीकेशन फॉर द रेवेन्यू। प्राइस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेवेन्यू के। ये डायरेक्ट इफेक्ट देता है। वहाँ प्रोडक्ट बिकता है वो ठीक है, बेचा जाता है वो ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है? जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो किससे हो रही है? प्राइस से हो रही है। तो प्राइस का क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। करना हमें बिजनेस है, चाहिए हमें प्रॉफिट है, तो प्राइस की वैल्यू है। प्राइस इज द ओनली पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट टॉक्स अबाउट द वैल्यू फॉर द फर्म। ये वैल्यू की बात करता है। अल्टीमेटली वैल्यू किससे आएगी? प्राइस से आएगी। प्राइस इज आल्सो इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, निकाल रहे हो, तब वो जो प्रोडक्ट आएगा उसको कस्टमर खरीद रहा है, सर्टेन प्राइस पे खरीद रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है, आपको सेटिस्फाइड है, तो वो क्या है? वो आपकी फर्म की वैल्यू को भी बता रहा है कि भाई हाँ आपने प्रोडक्ट बेचा है, ये प्रोडक्ट दिया है, तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू पता चल रही है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट अच्छा है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइस क्या हो सकती है? एयर फेयर भी हो सकता है, ट्यूशन फीस हो सकती है, कॉलेज फी हो सकती है, होटल टैरिफ होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट चार्जेस, रेंट, लीज, कंसल्टेंसी फ़ी, सैलरी, कमीशन, वेजेस, टोल, ऑनरेरियम। तो कुछ भी है जो हम पे करते हैं वो क्या है? प्राइस है। किसी पर्पस से पे करते हैं वो प्राइस है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लेस, हम प्रोडक्ट और प्राइस को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है प्लेस को हम बोलेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के लिए कहाँ से गुजरता है, या कौन से मीडिएटर होते हैं, तो उनसे गुजरता है। वो क्या है? प्लेस है। जैसा उसका नाम है वही उसका काम है। प्लेस इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स टू मार्केट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटोरियल कवरेज, रिटेल आउटलेट्स, मार्केट लोकेशन, कैटलॉग्स, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। जहाँ से गुड्स आपकी फ्लो होती है, प्रोड्यूसर से गुड्स चली है और कहाँ तक पहुँचेगी? कंज्यूमर तक पहुँचेगी। उसमें जो भी बीच में पार्टी इन्वॉल्व हैं, अब उसमें कोई जो पार्टी इन्वॉल्व है मीन्स मीडिएटर हैं, उसमें होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये सब हो सकते हैं। तो जैसे कोरियर वाला है तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे रहा है, तो उसमें वो कोरियर वाला नहीं आएगा, क्योंकि जिसके बीच में डीलिंग हो रही है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में हो रही है, किसी और के बीच में नहीं हो रही है। तो जहाँ पैसों की डीलिंग होती है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होगा, जहाँ ट्रांसफ़र होता है प्रोडक्ट एक से दूसरे को, वहाँ बात आती है, या उनका मार्जिन होगा साथ में, वहाँ बात आ जाती है किस चीज़ की? आपके प्लेस किया जाती है। इट रिफर्स टू प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सेस कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर। तो कन्वीनियंस, तो सुविधा कस्टमर पे किसके लिए करता है? सुविधा के लिए पे करता है। आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत चल रहा है, तो हमें अपने घर पे प्रोडक्ट चाहिए, हमें घर पे मिल जाएगा। छोटे से छोटा प्रोडक्ट, बड़े से बड़ा प्रोडक्ट घर पे डिलीवरी हो जाएगी। प्लेस वो चीज़ है जहाँ प्रोडक्ट और प्राइस का भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ प्लेस का भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? प्लेस वो चीज़ है कि आप प्लेस नहीं करोगे तो अगर आप प्लेस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? प्लेस रिफर्स टू द
physical location where a business carries out business, or the distribution channels used to reach markets. Place may refer to the retail outlet, but increasingly refers to the virtual storage such as mail order, catalog, टेलीफोन कॉल सेंटर और वेबसाइट। अब जो टेक्नोलॉजी आई है, जो ऑनलाइन सेलिंग चल रही है, ई मार्केट है, इसमें हम प्लेस को पहले फिजिकल लोकेशन को लेके चलते थे कि ये प्लेस होगा, बट अब वर्चुअल प्लेस भी है, वर्चुअल लोकेशन है। मान लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो टेक्नोलॉजी की जो बात आती है या जो वर्चुअल स्टोर्स की बात आती है, हम देखते हैं प्रोडक्ट पहले, या आज भी जो रिटेल स्टोर में हम जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है, जबकि हम ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन में हमारा पास कैटलॉग होता है, वहीं से हम बुक कर देते हैं। तो वो वेबसाइट भी एक प्लेस हो गया आपका, उसी के थ्रू तो आप वॉच कर रहे हो, उसको परसीव कर रहे हो प्रोडक्ट को, उससे आप ऑर्डर दे रहे हो। प्लेस स्ट्रेटजी सच एज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारा टारगेट मार्केट कैसा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, इसके हिसाब से हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कहाँ हमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, कहाँ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, और कहाँ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए हम यहाँ छतरपुर में हैं तो वहाँ अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए हम दिल्ली में हैं या किसी भी मेट्रो में है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है अलग हो सकता है। और मान लीजिए हम किसी रूरल एरियाज हैं तो वहाँ भी अलग हो सकता है। प्लेस, अब ये फ्रेंचाइजीज वाला सिस्टम भी प्लेस को ही बताता है, भाई सर्टेन परसेंटेज आप हमारा ले लेंगे, हम आपसे इतनी कॉस्ट चार्ज करेंगे, इतना प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है। प्लेस मार्केट कवरेज, प्लेस से क्या होता है, मार्केट कवर होता है। हम जो भी मार्केट कवर करते हैं वो प्लेस से ही करते हैं। अगर प्रोडक्ट का प्लेसमेंट नहीं करेंगे, सब जगह नहीं भेजेंगे तो कैसे प्रोडक्ट बिकेगा। बना लिया, भेजा नहीं तो मतलब क्या है। चैनल मेंबर्स सिलेक्शन एंड चैनल मेंबर्स रिलेशनशिप इसी के अंदर आएगी। जो हमारे मीडिएटर हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पार्टनर हैं, उन सब की बात आती है कि हम कैसे उसको सेलेक्ट भी करेंगे, ये प्लेस उसका डिसीजन लेना है, और उनके साथ क्या क्या हमारा व्यवहार रहेगा, क्या हमारी रिलेशनशिप रहेगी। प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट ये भी ज़रूरी है। सभी प्रोडक्ट सभी जगह नहीं बिक सकता है। जो बेचा जाएगा, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा। लोकेशन डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं बिक सकती हैं। मान लीजिए कोई वूलन क्लॉथ है, हम साउथ इंडिया में बेचना चाहें तो नहीं बिकेंगे। इन्वेंट्री, प्लेस के साथ इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री को भी मैनेज करना है। कहाँ इन्वेंट्री जरूरी नहीं है कि सारी कंट्री या सारे टारगेट एरिया की एक सी हो। कहीं वो प्रोडक्ट जल्दी बेचा जा रहा है, कहीं वो आराम से बिकता है। या सीजन है, मान लीजिए ठंडी का सीजन है तो वूलन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, तो वूलन प्रोडक्ट के लिए हमें इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। वही ऑफ सीजन है तो उसमें देर से दे सकते हैं, आराम से चलता रहेगा। फिर ट्रांसपोर्ट की बात आती है, वेयर हाउसिंग की बात आती है, और लॉजिस्टिक्स की बात आती है। तो इन्वेंट्री मैनेज कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाएगा, वेयर हाउसिंग होगी और लॉजिस्टिक्स, इन सब का भी अरेंजमेंट जो आएगा वो प्लेस के अंदर ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन होता है डिमांड जनरेशन, डिमांड फुलफिलमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक। देखिए डिमांड का जो जनरेशन है, कैसे डिमांड आएगी, जो फाइनली प्रोडक्ट कस्टमर रिटेलर बेचेगा कस्टमर को, वही बताएगा ना कि हमारी डिमांड क्या है या डिमांड क्या आ रही है। फिर डिमांड का फुलफिलमेंट, जब डिमांड वो बता रहा है, हमने प्रोडक्ट बेचा या एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बेचा है तो प्रोडक्ट बेचा है, उसका फुलफिलमेंट किया, ये भी इसी से हो रहा है। आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है या क्या सब सर्विसेज देनी है। मान लीजिए लैपटॉप है तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट, या मोबाइल है तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए है, तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज की बात आती है। ये कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही होगा, उसी के चैनल के थ्रू ही होगा। इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक, हमें अपने प्रोडक्ट में क्या चेंज करना है, कहाँ शिकायत है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये सारा फीडबैक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये ठीक है। या कंपटीशन वाले और कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके साथ कैसा क्या है,
कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, हमारा क्या है, या उनकी तुलना में हमारा प्रोडक्ट है क्या, कितना परफॉर्म कर रहा है। देखिए ये है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायग्राम। तो इसमें हम देखेंगे जो यहाँ के इसमें देखते हैं हम पार्टीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, मतलब मीडिएटर या प्लेस प्रोडक्ट कैसे फ्लो होता है। एक ये सिंपल सा हो गया, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने बनाया और कंज्यूमर ने खरीद लिया, ये इसकी डिलीवरी हो गई। जैसे ऑनलाइन है, मान लीजिए कोई कंपनी, कंज्यूमर डायरेक्ट वेबसाइट पर ऑर्डर करता है और डायरेक्ट इसको कुरियर या किसी माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको भेज दिया जाता है। ये चीज़ हो रही है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन में। या छोटे छोटे बिजनेस हैं, एक प्लेस पे बैठा है, लोकल वाले बिजनेस, लोकल में कोई छोटा बिजनेस है तो वो उसमें भी तो ये हो रहा है कि कोई प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट बनाया और उसने भेज दिया। अब दूसरी बात आती है चैनल्स की, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये चीज़ देखेंगे आप सुपरमार्केट में ज़्यादातर। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, रिटेलर ने खरीदा, मतलब मान लीजिए कोई सुपरमार्केट वाले हैं, उन्होंने बल्क में खरीदा और आपको यहाँ प्रोवाइड, और कंज्यूमर ने इससे खरीद लिया। फिर बात आती है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो अब इसमें एक चैनल और इन्वॉल्व हो गया। तो कोई पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना है या अक्रॉस दी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इसके लिए काम कर लेंगे कि प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा और होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। अब प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दे सकता, उसको बहुत सारा टारगेट कवर करना है। या आजकल कंपनियां जो है मोर देन वन चैनल भी रखती हैं। आजकल क्या, पहले से भी रखती हैं, वो ऑनलाइन भी बेच सकती हैं, वो आपके रिटेलर के थ्रू, सुपरमार्केट के थ्रू भी बेचती हैं, और वो जो है रिटेलर के थ्रू भी बेचती हैं। जैसे हम एग्जांपल इसी का लेते हैं, मोबाइल का ले लेते हैं, लैपटॉप का लेते हैं, टेलीविज़न का लेते हैं, ये तीनों चैनल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एक और टफ होता है जो पहले ज़्यादा चलता था, अब थोड़ा कम है। प्रोड्यूसर, एजेंट या ब्रोकर्स है, उसके बाद होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। ये केस ज़्यादा बनता है। कोई मटेरियल इंपोर्ट होता था उसमें और ज़्यादा बन जाता है। कोई इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है तो एजेंट ब्रोकर के पास जाता है, इसके बाद वो होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब मार्केट की साइज़ बड़ी हो या मार्केट जियोग्राफिकली तो तौर से हमारे कनेक्शन में नहीं है, हमें यूएस से प्रोडक्ट इंडिया भेजना है, इंडिया से यूएस भेजना है, या यूके से इंडिया भेजना है, यूके से इंडिया से यूके भेजना है, तब ये चीज़ ज़्यादा काम करेगी। और कोई ऐसा प्रोडक्ट है एफएमसीजी का जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जिसका कंजप्शन ज़्यादा हो, तो उसमें भी ये काम करता है चैनल्स। प्रमोशन refers to the marketing communication used to make the offer known to potential customers and persuade them to intensive its further। देखो जो प्रमोशन है वो क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन है। हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्लेसमेंट कर दिया, प्राइस डिसाइड कर दी, अगर हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम जो बता नहीं पाते हैं, हम उसको दिखा नहीं पाते कि हमारा ये प्रोडक्ट है, तो कैसे काम चलेगा। तो ये प्रमोशन की बात आती है, हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हम उसको सेल करना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रमोशन में। एक सामान्य सी बात आती है, एक कहावत भी चलती है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब हम उसको शो नहीं करेंगे, जब उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब प्रमोशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम फाइनली प्रोडक्ट को बेच सकें। इट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। अब एडवर्टाइजिंग बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स ही होती है, सेल्स प्रमोशंस कई टाइप के हो सकते हैं। प्रमोशन मिक्स में एप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रमोशन है और प्रमोशन के अंदर क्या है, प्रमोशन मिक्स है। तो प्रमोशन मिक्स में ये चीज़ें आ जाएंगी, एप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइज, कितना हमें एडवर्टीजमेंट करना है, कितना पीआर, इसका एक परसेंटेज में शेयर बनता है कि हम प्रमोशन कैसे करेंगे। हम 70% ऐसे करेंगे, 20% ऐसे करेंगे, 10% ऐसे करेंगे। तो उसका मोड ऑफ प्रमोशन क्या होगा। जरूर एक मोड ऑफ प्रमोशन लेके नहीं चलते हम। 10% हमने ट्रेडिशनल ले लिया, 20% हमने और भी ले लिए, 70% हमने ऑनलाइन ले लिया या टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले लिया, तो ये प्रमोशन का है।
मैसेज स्ट्रेटजी, व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड, क्या भेजना है मार्केट में, हम कैसा क्या मैसेज भेजेंगे, क्या अपना इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और मार्केट में आके हमारा प्रोडक्ट खरीदे। चैनल मीडिया स्ट्रेटजी, हाउ टू रीच द टारगेट ऑडियंस। भाई चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या एक ही चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा या मोर देन वन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो मोर देन वन आजकल चल रहे हैं, क्या डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, फर्म की साइज पे, उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। मैसेज फ्रिक्वेंसी, हाउ ओपन टू कम्युनिकेट, कब हमें मैसेज भेजना है, कब भेजना है, कब जल्दी भेजना है, कब ज़्यादा भेजना है। मान लीजिए कोई पैंट की कंपनी है जो पैंट बनाती है, तो अब इंडिया की बात करें, इंडिया के कंसर्न में दिवाली के आसपास उसको मार्केट में जल्दी मैसेज भेजने पड़ेंगे। या कोई सीजनल प्रोडक्ट है, ये भी सीजनल प्रोडक्ट ही हो गया एक तरीके से, बट कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी ऐसा होगा। प्रमोशन मिक्स को आज मॉडर्न वे में टूल्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी बोलने लगे हैं। क्यों? ये मार्केट में कम्युनिकेशन ही है, किसी भी तरीके से मार्केट में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन का रोल है ही। तो देखो, एक कन्फ्यूजन होता है सेलिंग में। सेलिंग एक बार आप बेच लोगे, बट हमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की नीड्स, वांट्स, सारी चीज़ों की स्टडी करना है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है। यहाँ एक बार बेचने की बात हो ही नहीं रही है। अब आज जो चल रहा है वो होलिस्टिक मार्केटिंग चल रही है, तो उसमें प्रमोशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो बताएंगे वही बेचेंगे, जो बेचेंगे उसी का फीडबैक हमारे पास आएगा। तो प्रमोशन मिक्स में एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, PR, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग और डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर कोविड और इंक्रीज हो गया। ये मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशंस, उसमें बहुत सारे मेथड आपके आ जाते हैं, कूपन्स, प्रीमियम्स, इंसेंटिव्स, प्रोडक्ट सैम्पलिंग, स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पॉइंट ऑफ परचेज एंड डिस्प्ले। ये सब कुछ आपके डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी हैं, अदरवाइज फाइनल कंज्यूमर के लिए हैं। अब सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी क्या है? सेल्स फोर्स प्रमोशन, ये सीधी सेल्स आती है। कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, ये होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के लिए होगा। बिजनेस प्रमोशन, ये डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए होगा। तो कंपनियां कई प्रकार की स्कीम निकालती हैं, कुछ होलसेलर्स के लिए होती हैं कि इतना टारगेट मैच कर दिया, इतना सेल कर दिया तो इतना होगा। कुछ डायरेक्ट कस्टमर और कंज्यूमर के लिए होती हैं कि आप ये फ्री मिलेगा, या 3 के साथ 1 फ्री मिलेगा, या हम इतने % डिस्काउंट देंगे। ये सब क्या है? प्रमोशन ही है। समरी, 4 Ps, 7 Ps और 4 Cs। जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट आया है प्रोफेसर मैकार्थी द्वारा, 4 Ps का था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसके बाद 3 चीज़ें और इन्वॉल्व की इन्होंने इसमें, मतलब बाद वालों ने इन्वॉल्व की, वो 4 Ps के बाद 7 Ps हो गया। और 4 P को बैलेंस करने के लिए 4 Cs का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये भी फर्दर आगे देखेंगे, 4 Ps, 7 Ps और 4 Cs। बट 4 Ps जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी हम कहीं भी पहुंच जाएं, हम C पे पहुँचें, हम 7 Ps पे पहुँचे, हम कहीं भी पहुँचे, बट जो बेसिक होगा, जो हमारी शुरुआत होगी, जो स्टार्टिंग होगी किसी भी फर्म के लिए, वो हम 4 Ps से ही करेंगे। थैंक यू।